एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि एनटीए अभ्यास के फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको। तो सबसे पहला सवाल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द रेडिएशन corresponding to the transition of electron from n is equal to 2 to n is equals to 1 of hydrogen atoms fall on helium plus ions which are in n is equal to 1 and n is equal to 2 states. The possible transitions of helium ions as they absorb energy from the radiation is equal to. तो आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली कि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन कर रहा है n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 के बीच में। हम जानते हैं कि इन दोनों स्टेट में जो एनर्जी का वैल्यू होता है वो होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन n इज इक्वल टू 1 ऑफ हाइड्रोजन, और n इज इक्वल टू 2 में होता है ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब इस ट्रांजिशन से हमें जो फोटोन मिलने वाला है उस फोटोन का एनर्जी कितना होने वाला है सब जानते हैं। फोटोन का एनर्जी होगा इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस which is equals to 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी का फोटोन यहाँ पे निकलने वाला है। उस फोटोन की एनर्जी क्या होगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अब कह रहे हैं कि ये जो फोटॉन्स हैं ये हीलियम प्लस के आयंस के ऊपर, हीलियम प्लस जो आयन है उसके ऊपर आकर इंसिडेंट होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2 में रखे हुए हैं। तो बताइए कि कौन कौन से ट्रांजिशंस पॉसिबल हो सकते हैं इन ऑप्शंस में से ढूंढकर। तो क्या ये जो निकलने वाला फोटोन है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का, क्या ये n इज इक्वल टू 2 में जो इलेक्ट्रॉन है क्या उनको 3 में पहुंचा सकता है? 1 वाले इलेक्ट्रॉन को 4 में पहुंचा सकता है, 2 वाले इलेक्ट्रॉन को 5 में पहुंचा सकता है और 2 वाले इलेक्ट्रॉन को 4 में पहुंचा सकता है या नहीं, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां पे देखिए मैं हाइड्रोजन के लिए लिख सकता हूं कि -13.6 Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। तो यहां से हमें मिलता है 1 - 1/4, यहां पे मिलता है आपको -13.6। यहां पे इसको हटा दीजिए, मॉड ले लीजिए, तो आ जाएगा आपके पास 13.6 × 3/4 और जो हमें मिलता है कितना? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अब यदि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा हीलियम का इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? उसके लिए हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं 13.6 Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। तो यहां से आपको मिलेगा 13.6 Z स्क्वायर और यहां पे मिलेगा ये समथिंग, आपको ये मिलने वाला है 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। तो भैया यहां पे देखिए 13.6 जो है वो बिल्कुल सिमिलर है। यहां पे 3/4 आना चाहिए, यहां पे 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए? 3/16 के बराबर आनी चाहिए। 3/16 के बराबर आनी चाहिए, तभी ये वैल्यू जो है इस वैल्यू के बराबर आ सकती है, इस वैल्यू के बराबर आ सकती है। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट है ये 3/16 के बराबर आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 1/this स्क्वायर और 1/this स्क्वायर का डिफरेंस 3/16 किस में आ रहा है? तो इसमें चेक करेंगे तो आएगा इसमें 1/4 - 1/9। तो ये डिफरेंस आपको मिलता है कितना? 5/36। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें देखें तो 1 - 1/16 आपको मिलता है यहाँ पे 15/16, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसमें मिलता है 1/4 - 1/25, ये आपको मिलता है 21/100 और यहाँ पे आप देखिए 1/4 - 1/16 तो आपको मिलेगा 12/64, ये मिल गया आपके पास 3/16। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो एक तरीका तो ये है कि मैथमेटिकली हम ये आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा लेंदी था, इसमें सारे ऑप्शंस हमें चेक करने पड़े थे। अब दूसरा तरीका ये है, यदि आपको एनर्जी लेवल्स हीलियम के याद हैं तो और भी ज़्यादा जल्दी से ये आंसर निकलने वाला है। तो यहाँ मेरे सामने एनर्जी डायग्राम्स हैं। आई होप आप पेपर में जाते ही ये ड्रॉ कर लेंगे। यदि आपको थोड़ा बहुत भी आप नर्वस हो जाते हैं तो आप ज़रूर जो है इसे ड्रॉ कर लीजिए फटाफट से। एग्जाम में जाते ही रट के जाइए तुरंत और तुरंत ही जाके छाप दीजिए, जिससे कोई भी सवाल आएगा तो इसकी हेल्प से जो है वो सवाल हो जाएंगे। आपके जितने भी 1 सवाल 2 सवाल आते हैं इस पे बेस्ड, तो आपके 4 से लेके 8 नंबर जो हैं वो फिक्स्ड हो चुके हैं बेसिकली। तो ये हम जानते हैं कि n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में जो हमें फोटोन निकलने वाला है उसका एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। और ये डिफरेंस 10.2 कैसे आता है?
ये -13.6 जो है और -3.4 के डिफरेंस से हमें मिलता है -13.6 और -3.4 का डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है। अब यहां पे हीलियम का एनर्जी डायग्राम देखिए, यहां n=1 में एनर्जी होता है -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां होता है -13.6, यहां पे होता है -6.0, यहां पे होता है -3.4। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि -13.6 और -3.4 ये हीलियम के लिए n=2 और n=4 एनर्जी लेवल्स हैं। इसका मतलब ये वाला जो ट्रांजिशन है पॉसिबल है। ये जो फोटोन यहां से निकलेगा उस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा यहां वाला इलेक्ट्रॉन और n=2 से n=4 में पहुंच जाएगा। तो ये डायग्राम देखते ही चमक जाएगा आपको कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि n=2 से n=4। आंसर डायरेक्ट ही पता चल जाता है, डायरेक्ट ही पता चल जाता है। और भी जल्दी लोग कैसे करते हैं, टॉपर जो है बच्चे हैं वो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, उनको ये एनर्जी लेवल जो है याद रहते हैं, उनको एनर्जी लेवल्स याद रहते हैं -54.4, -13.6, -6 एंड -3.4। तो उनको जैसे ही पता चला कि जो फोटोन की एनर्जी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने वाली है, दिमाग में उनके पिक्चर बन जाती है कि n=2 से n=4 में इलेक्ट्रॉन को पहुंचाया जा सकता है। तो फटाफट से वो आंसर टिक कर देते हैं, डी ऑप्शन जो है ना। मतलब सारे लोग जो है मैक्सिमम जिनका जो टीचर है बेसिकली वो ऐसे ही सोचते हैं, और जो टॉपर लोग हैं बच्चे हैं वो भी ऐसे ही सोचते हैं, जिससे वो सवाल को 30 सेकंड के अंदर जो है सॉल्व कर पाते हैं। तो आपको भी ये जो है करना होगा, आपको भी ये करना होगा कि आपको ये सारे एनर्जी लेवल जो हैं वो याद रखने होंगे, जिससे कि ये सवाल जो है बहुत ही जल्दी हो जाए। तो यहाँ पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी प्रोडिजी की तरफ से जो टेस्ट हो रहा है 23 जनवरी को 10 AM ऑनवर्ड्स, यदि आप उस टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको 20 लाख तक का जो है कॉलेज ग्रांट जो है आप वहां पे जीत सकते हैं। ये जो टेस्ट होने वाला है ये क्लास 7th, 8th, 9th, 10th और इंजीनियरिंग और मेडिकल के जो एस्पिरेंट्स हैं क्लास 12th के, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड्स के बारे में मैं बताऊंगा अगली स्लाइड में। और यहाँ पे आप इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि आप ऑल इंडिया लेवल पर कंपीट कर रहे होंगे। आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है कोड NKC सर लाइव। ये बिल्कुल आपको जरूर ध्यान रखना है कि कोड आपको NKC सर लाइव इस्तेमाल करना है। यहां पर मैं रैंक्स और स्कॉलरशिप के बारे में बता देता हूं। यदि आपकी रैंक फर्स्ट है तो मैकबुक एयर, रैंक 2 और 3 के लिए एप्पल का आईफोन है, और रैंक 4 और 5 के लिए यहाँ पे आईपैड मिलने वाला है। रैंक 6 to 40 अमेजॉन इको डॉट और रैंक 41 से 100 के लिए अमेजॉन के वाउचर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। और स्कॉलरशिप में बताता हूँ आपको, फर्स्ट टॉप 10 जो बच्चे हैं उनको 100% स्कॉलरशिप है, 11 से 25 75% स्कॉलरशिप, 26 से 100 जो रैंक जिनका आएगा उनके लिए 50% स्कॉलरशिप, और अप टू 500 रैंक भी आपकी आती है तो आपको स्कॉलरशिप मिल रहा होगा। तो फटाफट से जाके जो है टेस्ट के लिए एनरोल कीजिए। टेस्ट जो है 29 जनवरी को होगा और 13 फरवरी को होने वाला है, और आपको 20 लाख का कॉलेज ग्रांट भी यहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद हम ऑलरेडी काफ़ी बार इसकी बात कर चुके हैं, तो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है JEE 2022 के लिए ये होने जा रहा है। 16 जनवरी का इसका टेस्ट है, और 16 जनवरी के बाद हर संडे को जो है ये 2 बजे से 5 बजे के बीच में टेस्ट आपको देना है। इस टेस्ट में JEE मेन के जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस जो हैं, जो टॉप एजुकेटर्स ने क्यूरेट किए हैं आपके लिए, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, और डिटेल्ड एनालिसिस जो है आपके टेस्ट का वो भी आपको मिलने वाला है कि आपने किस तरीके से टेस्ट को अटेम्प्ट किया है। तो आपको डिटेल्ड रिपोर्ट जो है यहाँ पे मिलने वाली है, और आपको बताया जाएगा कि आपको किन किन एरियाज में फोकस करने की ज़रूरत है। और जो टॉप 200 लर्नर्स होने वाले हैं उनको 100% तक स्कॉलरशिप भी यहाँ पर मिलेगी, और कोड आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव। NKC सर लाइव जो है ये कोड आपको इस्तेमाल करना है, और फटाफट से जाके इसे इनरोल कर लीजिए। और 16 जनवरी जो टेस्ट है इस टेस्ट को ज़रूर आप दीजिएगा। IIT JEE के प्लस का सब्सक्रिप्शन जो है उस पर एक स्पेशल ऑफर जो है लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पे चल रहा है कि 24 मंथ का यदि आप सब्सक्रिप्शन प्लान बाय करते हैं तो आपको 3 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन जो है यहाँ पे मिलेगा, और यदि आप 18 मंथ का जो है सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो आपको 2 मंथ्स जो है वो एक्सटेंशन जो है यहाँ पे मिल जाएगा। कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव, और ये जो ऑफर है ये वैलिड है 10th से लेके 12th जनवरी तक। ठीक है, तो फटाफट से जो है आपके पास कम ही टाइम बचा है, फटाफट से इस सब्सक्रिप्शन ऑफर को जो है आप अवेल कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे बैचेस की इंफॉर्मेशन है। बैचेस जो है 12 जनवरी को स्टार्ट हो रहे हैं 2। ये है क्लास 11th जेईई मेन और एडवांस 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए, और ये बैच है क्लास 11th के जेईई मेन और एडवांस 2023 के लिए। इन बैचेस में टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, और क्लास 11th का रिवीजन होगा, 12th का प्रिपरेशन होगा, और बैकलॉग जो है उसको भी कवर यहाँ पे किया जाएगा। टॉप एजुकेटर्स तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं क्लियरली। उसके बाद यहाँ पे 12 जनवरी से ये 2 बैचेस स्टार्ट और होने जा रहे हैं। ये बैचेस जो हैं ये लास्ट मिनट रिवीजन इसका टाइटल है, और जेईई मेन 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए खास तौर से बनाया गया है। दूसरा बैच है, यानी कि 4th बैच है, क्रैश कोर्स बैच फॉर जेईई मेन 2022। तो यहाँ पे एकदम क्रैश फॉर्म में जो है आपको जो है पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, और सेम है यहाँ पे कि 3 मंथ का रिवीजन कोर्स है दोनों, और टॉप एजुकेटर्स जो है यहाँ पे आपको पढ़ा रहे होंगे, और प्रॉब्लम सॉल्व करवाई जाएंगी, और कॉन्सेप्ट भी आपको साथ के साथ बताए जाएंगे। तो क्रैश कोर्स का मतलब आप जानते हैं, आई नो। और क्विक रिवीजन थ्योरी एंड पूल ऑफ एमसीक्यूज क्वेश्चंस टुगेदर। एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज जो है यहाँ पे भर भर के आपको मिलने वाले हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। A ball starts falling under the effect of gravitational force from a height 45 मीटर। 45 मीटर हाइट से एक बॉल जो है वो आ रही है, इतनी हाइट नीचे आ रही है, फॉल हो रही है अंडर द ग्रेविटी अलोन। तो ये हाइट कितनी है? 45 मीटर के बराबर है। When it reaches a height of 25 मीटर, ये जेईई मेन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जब ये 25 मीटर हाइट तक पहुंच जाती है, 25 मीटर हाइट तक पहुंच जाती है, तो ये एक्सप्लोड हो जाती है, फट जाती है इनटू 2 पीसेस ऑफ मास रेशियो 1:2। तो इसके 2 टुकड़े मैं मान लेता हूं। यहां पर एक टुकड़ा जो है m/3 मास का होने वाला है, यदि इसका मास मैं m के बराबर मान लेता हूं तो, और दूसरा टुकड़ा 2m/3 मास के बराबर होने वाला है। ठीक है, इसका मास 3m भी ले सकते थे, तो यहाँ पे एक m मास का टुकड़ा होता, यहाँ पे 2m मास का टुकड़ा होता। जो भी आपकी मर्जी हो वो आप मास मान सकते हैं। मैंने m मास मान लिया, तो इसके जो 2 टुकड़े हैं वो m/3 और 2m/3 मास के होने वाले हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि देयर इज नो चेंज इन द वर्टिकल मोशन ऑफ द पीसेस आफ्टर द एक्सप्लोजन, यानी कि जो एक्सप्लोजन से पहले इसका वर्टिकल वेलोसिटी था, वही वर्टिकल वेलोसिटी जो है इनका भी रहता है, इनका भी वर्टिकल वेलोसिटी सेम ही रहता है। ये इस क्वेश्चन में कहा गया है, वर्टिकल मोशन में कोई भी चेंज नहीं है आफ्टर द एक्सप्लोजन, बट दे एक्वायर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, बट इनके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ जाती है। इफ द हैवियर पीस गेन्स अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ये हैवियर पार्ट है, इसके पास पहले हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 के बराबर थी, ये 10 मीटर पर सेकेंड गेन कर लेता है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाने वाली है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हैवियर वाला पार्ट है वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करता है, इसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूं v मीटर पर सेकेंड के बराबर है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पीसेस व्हेन बोथ ऑफ देम स्ट्राइक द ग्राउंड इज इक्वल टू। तो दोनों जब स्ट्राइक करेंगे ग्राउंड को, क्योंकि इनके वर्टिकल मोशन सेम है, तो ये एक ही समय पर हिट करने वाले हैं, ये बात मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, बिकॉज जो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो वर्टिकल वेरिएबल से डिसाइड होता है। ये सब ने आप लोगों ने पढ़ रखा है, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने सीखा है कि जो वर्टिकल वेरिएबल्स होते हैं, जैसे वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल एक्सेलरेशन, इस बात से डिसाइड होता है कि टाइम कितना लगेगा ऊपर से नीचे आने में। तो वर्टिकल मोशन तो इन दोनों का सेम है, जो एक्सप्लोजन से पहले था, बिल्कुल वैसा ही मोशन ये अब कर रहे हैं। तो इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट जो है इनका सेम रहने वाला है, टाइम जो है इनको सेम लगेगा। तो इसका मतलब ये एक साथ गिरेंगे तभी आपसे पूछा गया है कि उनके बीच का डिस्टेंस जो है कितना होने वाला है, यह हमें कैलकुलेट करना है। पहली बात तो मैं यहां पे कह सकता हूं, बिकॉज एक्सप्लोजन है, एक इंटरनल फोर्स है, तो इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है। तो मैं इस डायरेक्शन में क्या करने वाला हूं, इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व करूंगा। पहले लीनियर मोमेंटम हॉरिजॉन्टल में 0 था, अब लीनियर मोमेंटम की बात करें तो आपको मिलेगा 2m/3 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड प्लस m/3 इंटू -v मीटर पर सेकेंड। तो m से m कैंसिल आउट हुआ, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, v की वैल्यू आपको मिल जाती है 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो यानी इस छोटे वाले फ्रेगमेंट की जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं कि कितना टाइम लगेगा इनको यहां से आने में। तो जितना टाइम इस बॉल को लगता है यहां से आने में, उतना ही टाइम इनको भी लगने वाला है यहां से यहां आने में। तो वो कैसे निकाल सकते हैं? देखिए भाई, हमने इसको रेस्ट से रिलीज किया है, तो 25 मीटर नीचे आने में इसको टाइम कितना लगेगा?
टाइम में कह सकता हूँ t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h/g। जब कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है वर्टिकल प्लेन में ऐसे ड्रॉप कर दिया जाए तो उसको h हाइट डिसेंट होने में टाइम लगता है अंडर रूट ऑफ 2h/g। h हाइट डिसेंट होने में, h हाइट कवर करने में, h डेप्थ कवर करने में जो उसको समय लगता है वो अंडर रूट ऑफ 2h/g के बराबर होता है। सो 2 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 10, 2 इंटू, अच्छा ये 25 नहीं है, 25 मीटर हाइट है, हाइट ऑफ 25 मीटर है। अच्छा ठीक है, यानी कि 25 मीटर हाइट पे होता है, यानी कि कितना डिसेंट हुआ होगा, 45 टोटल हाइट है, 25 हाइट पर ये आके एक्सप्लोड होते हैं, तो इसका मतलब ये हाइट होने वाली है 20 मीटर के बराबर। तो यहाँ पे मैं 20 लिखने वाला हूँ, तो ये 40 आपको मिल जाएगा 2 सेकंड के बराबर। और टोटल टाइम ऊपर से नीचे आने में कितना लगेगा, पूरा टाइम ऊपर से नीचे आने में लगेगा अंडर रूट ऑफ 2h/g, 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 10, तो आपको मिल जाएगा यहाँ 3 सेकंड। तो यहां से आने में 2 सेकंड, यहां से आने में 3 सेकंड, इसका मतलब यहां से आने में 1 सेकंड आपको लगने वाला है, 1 सेकंड जो है लगने वाला है यहां से यहां आने में। तो भैया 1 सेकंड में ये कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो कितना डिस्टेंस चल जाएगा, 10 इंटू 1 के बराबर। और ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, 1 सेकंड में कितना ट्रेवल करेंगे, 20 इंटू 1। तो ये टोटल डिस्टेंस इन दोनों फ्रेगमेंट्स के बीच में कितनी आ जाएगी, 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। तो डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी इक्वल टू 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 मीटर। 30 मीटर दूर वो पड़े होंगे जमीन पर। बात आई समझ में? ये बात समझ में आ रही है कि ये मैंने कैसे लिख दिया ये 20 इंटू 1, बिकॉज प्रोजेक्टाइल मोशन में हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगता है, तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। और एक्सेलरेशन नहीं है इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन है एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैं डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड निकाल सकता हूँ, स्पीड इंटू टाइम से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो स्पीड इंटू टाइम से मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये कितना चलेगा, तो ये 20 प्लस 10 आ जाता है आपके पास 30 मीटर के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। सो आंसर वुड बी इक्वल टू 30 मीटर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है कुछ ऐसा, इन द पार्ट ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B is 16 वोल्ट। द करंट पासिंग थ्रू द 2 ओम रजिस्टर विल बी इक्वल टू। तो हमें 2 ओम रजिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो होता है वो कैलकुलेट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसको सॉल्व करने के क्या करेंगे, ये पॉइंट ज्यादा पोटेंशियल पे है इस पॉइंट से, तो मैं इन दोनों के बीच में एक बैटरी बना देता हूँ। इन दोनों के बीच में मैं एक बैटरी बना देता हूँ, एक बैटरी यहाँ पे बना दिया मैंने, ये आ जाएगा आपके पास 16 वोल्ट के बराबर। अब देखिए क्या होगा कि ये 4 ओम 3 वोल्ट 16 वोल्ट जो है आपस में सीरीज में लगे हुए हैं, तो मैं इनका इक्विवेलेंट यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। तो आ जाएगा आपके पास 4 ओम रेजिस्टेंस, ये आपके पास 16 और 3 ये ऑपोजिट पोलैरिटी के हैं, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे आपको 13 वोल्ट की एक बैटरी मिलने वाली है, यहाँ पे एक 4 ओम का रेजिस्टर और आपको मिलेगा, और यहाँ पे ये ब्रांच है आपके पास 9 वोल्ट और 1 ओम की, 9 वोल्ट 1 ओम की, और यहाँ पे जो है आपके पास 2 ओम का रेजिस्टर है, 2 ओम का रेजिस्टर है, ये आ गया 2 ओम आपके पास। तो बस आपको इसमें करंट निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो ये वाली जो बैटरी है, ये एक बैटरी मान लीजिए इसको 13 वोल्ट और इसका 8 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक बैटरी है, दोनों बैटरी पैरेलल में है, तो पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे, फॉर्मूला आप लगाएंगे, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 by R1 प्लस E2 by R2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और यहां से R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाएंगे आप R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहां से आपको मिलने वाला एक सर्किट जिसमें आपको एक बैटरी मिलेगी इक्विवेलेंट EMF की और R इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की, और यहाँ से जुड़ा हुआ है आपके पास एक रेजिस्टेंस 2 ओम का। तो यहाँ से करंट की वैल्यू आपको मिल जाने वाली है, जो इसमें से करंट पास होगा, दैट इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट प्लस 2 ओम के बराबर। सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जो है मैं इस पूरे सवाल को सॉल्व करने की जगह ऐसे ही हिंट देने वाला हूँ। ठीक है, सो आप यदि कंफर्टेबल हैं तो अच्छी बात है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि मैं पूरा सॉल्व करूं इन सवालों को, तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो कमेंट करके बताइए कि ये तरीका जो है, जो हम अभी किया मैंने, वो सही है या नहीं है, मतलब आपको अच्छा लगा ये कि मैं ऐसे ही हिंट देके आगे चल दूं, या फिर मैं पूरा सॉल्व करूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सवाल में आपको दिया है, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर C1 C2 C3 आर 4 6 एंड 12 रेस्पेक्टिवली। C1 C2 C3 4 6 12 है। As shown in the figure, switch S remains closed for a long time. जो switch है वो close रहता है long time के लिए. When the switch S is opened again, which of the following statements will be correct about the current flowing through the battery B? तो switch को open करने के बाद इस
बैटरी में से जो करंट निकलेगा उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शंस हैं हमारे पास 4 कि करंट जो है कांस्टेंट होगा, फाइनाइट होगा, करंट कोई करंट नहीं जाएगा, फाइनाइट करंट विल फ्लो इनिशियली दैट विल डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद टाइम एंड इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू प्रिडिक्ट। तो इन 4 ऑप्शंस में से हमें एक ऑप्शन चूज करना है। तो पहले मैं क्या करता हूं, इस सर्किट को, इस स्विच को क्लोज कर देता हूं। स्विच को जो है क्लोज कर देता हूं लॉन्ग टाइम के लिए। तो स्विच को क्लोज करेंगे तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे एक कैपेसिटर है C1 विच इज 4 माइक्रोफेरेड। यहाँ पे आपके पास 4 ओम का एक रेजिस्टर है और आपके पास यहाँ कैपेसिटर है 6 माइक्रोफेरेड का। यहाँ पे एक बैटरी है, बैटरी B, और यहाँ पे एक और कैपेसिटर है जिसका जो कैपेसिटेंस है वो 12 माइक्रोफेरेड के बराबर है। और यहाँ पर एक 4 ओम का रेजिस्टर और है, और यहाँ पे एक और रेजिस्टर है 4 ओम का। तो देखिए ये जो है कैपेसिटर, ये शॉर्ट सर्किट हो चुका है। शॉर्ट सर्किट हो चुका है इसका मतलब पोटेंशियल कैपेसिटर के अक्रॉस सेम हो चुका है। इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है कभी भी चार्ज नहीं होगा जब तक ये बंद है। तो ये बंद है तो कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। 4 ओम का जो रेजिस्टर है ये भी शॉर्ट हो चुका है, तो इसमें भी कोई करंट फ्लो नहीं होने वाला है। तो T इज इक्वल टू, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो धीरे धीरे जो है इस सर्किट में, इस आउटर सर्किट में, इस पेरिफेरल सर्किट में जो है करंट घटता जाएगा और अंत में जो है करंट 0 के बराबर हो जाने वाला है। और ये जो कैपेसिटर्स हैं ये फुली चार्ज हो जाएंगे। कैपेसिटर जो है फुली चार्ज हो जाएंगे। मैं मान लेता हूँ इसकी वैल्यू 10 वोल्ट के बराबर मान लीजिए, ठीक है, 10 वोल्ट के बराबर मान लीजिए, क्योंकि हमें तो सिर्फ ट्रेंड बताना है करंट का कि ये घटेगा या बढ़ेगा या फाइनाइट होगा, 0 होगा, ये बता ही नहीं पाएंगे। तो मैं 10 वोल्ट के बराबर मान लेता हूँ। तो ये जो कैपेसिटर है, एक काम और करिए, 6 और 12 जो माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर हैं सीरीज में लगे हुए हैं, तो मैं इनको जोड़ सकता हूं। तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 12 × 6/12 + 6 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफेरेड। 4 और 4 जो है इनको एज इट इज रहने दीजिए। तो मैं एक काम करता हूं, इस कैपेसिटर को हटा देता हूं, यहाँ पे 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा देता हूं, और ये जो कैपेसिटर है फुली चार्ज हो चुका होगा, फुली चार्ज हो चुका होगा, और करंट इस समय 0 के बराबर आ जाएगा। करंट 0 के बराबर आ जाएगा, ये फुली चार्ज हो जाएगा। और इसके ऊपर चार्ज मैं कह सकता हूं किसके बराबर होगा, चार्ज इसके ऊपर होने वाला है 4 माइक्रोफेरेड इंटू 10 वोल्ट के बराबर, यानी कि 40 माइक्रोकूलम इस पर चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर ये चार्ज होगा नहीं, और ये तो शॉर्ट सर्किट हो ही चुका है, तो इसमें भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अच्छा, सब जगह जो है 0 के बराबर अब करंट हो चुका है, ये फुली चार्ज हो चुका है। अब जैसे ही इस स्विच को हम ओपन करेंगे, इस स्विच को ओपन करेंगे तो ये एक अनचार्ज कैपेसिटर है, ये एक प्लेन वायर की तरह बिहेव करता है। हम जानते हैं कि यदि आपके पास एक अनचार्ज कैपेसिटर है और हम स्विच को जैसे ही क्लोज करते हैं तो ये एक प्लेन वायर की तरह बिहेव करता है, और एक चार्ज कैपेसिटर जो है एक बैटरी की तरह बिहेव करता है। चार्ज कैपेसिटर एक बैटरी की तरह बिहेव करता है। तो ये वाला कैपेसिटर एक प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा। तो हमें सर्किट कुछ ऐसे मिलने वाला है। ये रहा हमारा ओपन स्विच। ये कैपेसिटर जैसे ही स्विच को क्लोज किया है, ओपन किया है, ये एक प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पे एक हमारा रेजिस्टर लगा हुआ है, और यहाँ पे एक 4 ओम का हमारे पास रेजिस्टर है। यहाँ पे एक बैटरी है 10 वोल्ट की, और यहाँ पे हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसके ऊपर चार्ज है। तो ये कैपेसिटर चार्ज है। अब ये बैटरी की तरह बिहेव करेगा, और बैटरी का ईएमएफ कितना होगा, Q/C के बराबर, यानी कि एक 10 वोल्ट की बैटरी की तरह ये बिहेव करने वाला है, 10 वोल्ट की बैटरी की तरह। यहाँ पे एक 4 ओम का रेजिस्टर और लगा हुआ है। तो अब हमें बताना है कि इस बैटरी के थ्रू कितना करंट जाएगा। देखिए ये वाला रेजिस्टर शॉर्ट हो चुका है, इसका मतलब ये तो बेकार है। ये 10 वोल्ट की बैटरी, ये 10 वोल्ट की बैटरी, टोटल जो ईएमएफ हो चुका है इसका E इक्विवेलेंट जो है किसके बराबर हो चुका है, 0 के बराबर हो चुका है। इसका मतलब कोई भी करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होने वाला है। तो कोई भी करंट बैटरी के थ्रू फ्लो नहीं होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा, आंसर नंबर C। इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में दिया है कि सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट अ हाइट h की वैल्यू r से बहुत ज्यादा कम है। Assuming that the effect of the Earth's atmosphere can be neglected, what should be the minimum change required in the speed so that satellite could escape from the gravitational field of Earth? तो ये हमारे पास अर्थ है और ये है सैटेलाइट है, और जो h हाइट पर जो है रिवॉल्व हो रहा है। तो इसकी स्पीड के बारे में कह सकता हूं कि ऑर्बिटल स्पीड इसके पास होने वाली है √gm डिवाइडेड बाय r + h। अब इसको एस्केप करवाना है तो हमें एस्केप स्पीड जो है इसकी होनी चाहिए √2gm अपॉन r + h। तो कितना चेंज हमें यहाँ पे लाना होगा, तो आप क्या कीजिए, इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ve - vo इज इक्वल टू √2 - 1,
और यहाँ आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ GM अपॉन R प्लस एच, GM अपॉन R प्लस एच। तो ये हमें रिजल्ट मिलने वाला है, बिकॉज h बहुत ज्यादा छोटा है तो इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 - 1 अंडर रूट ऑफ GM अपॉन R। यहाँ पे R से मल्टीप्लाई कीजिए, R से डिवाइड कीजिए, तो GM अपॉन R स्क्वायर जो है वो स्मॉल g आपको मिल जाने वाला है। तो यहाँ से मिलेगा आपको रूट 2 - 1 इंटू अंडर रूट ऑफ GR के बराबर। इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में दिया है कि एक आइडियल मोनो एटॉमिक गैस है जो एक सिलेंडर के अंदर कन्फाइंड है बाय अ स्प्रिंग लोडेड मासलेस पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस। क्रॉस सेक्शन एरिया हमें दिया हुआ है। The piston can slide on the walls of the cylinder without any friction. Initially, the gas is at 300 Kelvin. Gas का initial temperature 300 Kelvin है. It occupies a volume of this much, and spring is in its relaxed position. Now, gas is slowly heated by a small electric heater, and the piston moves out slowly by 0.1 meter. Calculate the temperature of the gas and the heat supplied by the heater. The force constant of the spring is 8000 Newton per meter, and atmospheric pressure is 1 into 10 to the power 5 Newton per meter square. सवाल समझ में आया आपको? क्या कह रहे हैं यहाँ पे? सवाल में कहा गया है, कुछ ऐसे समझिए इस सवाल को। ये आपके पास एक डब्बा है, डब्बे में जो है आपने भर दिया है गैस, गैस यहाँ पे भर दिया है, यहाँ पे एक हीटर लगाया गया है, हीटर लगाया गया है, ठीक है। और ये जो है स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ये जो है स्प्रिंग से कनेक्टेड है, स्प्रिंग इस सपोर्ट से फिक्स्ड है। तो समझ लीजिए कि ये गैस है, सॉरी ये एक रूम है आपका, ये जो है रूम है और ये रूम एक्सपेंडेबल है, रूम जो है एक्सपेंडेबल है। यहाँ पे गैस भर दी जाती है, हीटर चल रहा है सर्दियों में और हीटर से जो है हीट यहाँ पे मिलेगी, तो गैस का जो है एक्सपेंशन होने वाला है। गैस का एक्सपेंशन होगा तो ये जो पिस्टन है ऊपर की तरफ एक्सटेंड हो जाता है, पिस्टन एक्सटेंड हो जाता है, यानी गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो हमें बताना है कि फाइनल टेम्परेचर इसका क्या होने वाला है, फाइनल टेम्परेचर इसका क्या होने वाला है और हीट कितना इस हीटर ने दिया है, ये भी हमें कैलकुलेट करना है। तो भाई सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। तो मैं यहाँ पे इनिशियल प्रेशर जानता हूं कि जो प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक फोर्स की वजह से, बिकॉज इनिशियली तो ये नेचुरल लेंथ में थी, तो प्रेशर इनिशियल मुझे मालूम है 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। फाइनल प्रेशर जो है क्या हम वो निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिकॉज स्प्रिंग की वजह से एक फोर्स लग रहा होगा kx के बराबर और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा P0 इंटू ए के बराबर। तो फाइनल प्रेशर को मैं लिख सकता हूं kx अपॉन ए प्लस में P0 विच इज 10 टू द पावर 5। सो 10 टू द पावर 5 यहाँ पे आ जाएगा। k की वैल्यू दे रखी है आपको 8000 के बराबर, 0.1 मीटर जो है एक्सटेंशन हुआ है। एरिया की वैल्यू भी आपको दे रखी है कितनी, एरिया ऑफ पिस्टन इज 8 इंटू 10 टू द पावर -3, 8 इंटू 10 टू द पावर -3। तो फाइनल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर पता है, इनिशियल वॉल्यूम मुझे पता है, क्वेश्चन में दिया है। फाइनल वॉल्यूम में निकाल सकता हूं कितना होगा। देखिए इतना वॉल्यूम तो है ही, इतना इंक्रीज हो गया, तो इनिशियल वॉल्यूम प्लस डेल्टा वी कैसे निकालेंगे कि स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन आया है वो 0.1 मीटर के बराबर है, इंटू एरिया ऑफ पिस्टन आपको दे रखा है। सो एरिया ऑफ पिस्टन इंटू एक्सटेंशन जो है आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको फाइनल वॉल्यूम मिल जाता है। टेम्परेचर इनिशियल दिया हुआ है आपको 300 केल्विन के बराबर, गिवन है। फाइनल टेम्परेचर आपको नहीं पता है, ये आपसे पूछा गया है। नंबर ऑफ मोल्स के बारे में कह सकता हूं कांस्टेंट होने वाले हैं, तो यहां पे आप आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं दैट P1V1 by T1 इज इक्वल टू P2V2 by T2। ये पता है, ये निकालना है, तो यहां से T2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, T2 मिल जाएगा। अब हीट कैसे निकालें? टेम्परेचर तो निकाल दिया, हीट कैसे निकालें? देखिए ये एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी यहां से दी जाती है और गैस को जो है काम करने का मौका मिलता है, गैस काम भी करता है। तो मैं इस पिस्टन के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम यहां पे लगाने वाला हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर पिस्टन। तो पिस्टन के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय गैस प्लस वर्क डन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पिस्टन। अब पिस्टन क्योंकि मासलेस यहां पे मान रहे हैं तो पिस्टन की काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 के बराबर आने वाला है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², तो मास ही 0 है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा ही नहीं, तो टोटल समीशन 0 के बराबर आ जाएगा। वर्क डन बाय स्प्रिंग की यदि बात करें, स्प्रिंग के वर्क डन की बात करें तो स्प्रिंग ने फोर्स लगाया नीचे की तरफ, स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर की तरफ, तो स्प्रिंग का जो वर्क डन है वो आने वाला है -12 kx² के बराबर। प्लस वर्क डन बाय गैस की यदि बात करें वो हमें निकालना ही है, वर्क डन बाय गैस, और वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द गैस यदि निकालें तो हमें क्या मिलने वाला है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो P0 इंटू ए के बराबर फोर्स लगा रहा है। सो P0 इंटू ए ये एटमॉस्फेयर का फोर्स है
और डिस्प्लेसमेंट हुआ है 0.1 के बराबर माइनस में, और ये सब किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो हमें वर्क डन बाय गैस भी यहाँ से मिल जाता है। अब वर्क डन बाय गैस मिल गया तो भैया लगा दो वह अपना थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू गैस मिल चुका है, डेल्टा यू को लिख सकता हूँ एनसीवी डेल्टा टी। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए यहाँ से। यहाँ पे आपको प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर दिया है, नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू तो आपको पता ही है 8.314। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल दीजिए। सीवी यहाँ पे मोनोएटॉमिक गैस दिया है तो 3/2 आर यहाँ पे लिख देंगे, और डेल्टा टी आपको पता चल गया कि फाइनल टेम्परेचर यहाँ ये है, टेम्परेचर इनिशियल 300 है, तो डेल्टा टी भी पता चल गया। तो आपको डेल्टा यू पता चल गया, आपको डब्ल्यू पता चल गया, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं हीट सप्लाइड बाय द हीटर। तो ऐसे सवाल को किया जा सकता है बड़ी आसानी से।